क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये क्लास साइंस एनसीईआरटी 9th का 11वां चैप्टर है, कार्य और ऊर्जा, वर्क और एनर्जी से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिए गए हैं। इनको बहुत अच्छे से देखना है। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछना है, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का 11वां चैप्टर है, कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। इसके बारे में हमें पढ़ना है और ये फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है कि पिछले कुछ अध्यायों में हम वस्तुओं की गति के वर्णन करने के तरीकों, गति का कारण और गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो इससे पहले जो हमने चैप्टर बताया है, सब में हमने जो है गति और गुरुत्वाकर्षण और गति करने के तरीके हमने सब पे चर्चा किया है। कार्य एक अन्य अवधारणा है जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझने और उनकी व्याख्या करने में सहायता करती है। ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य से निकट संबंध होता है। याद रखना, जो ऊर्जा होती है और जो आपका शक्ति होती है, इसका कार्य से ही संबंध होता है। ठीक है। इस अध्याय में हम इन अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको एक बार हम आपको एक नए तरीके से उदाहरण समझा देते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं और थक जाते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है। ठीक है। लेकिन जब कुछ हम भोजन करते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, तो हमारे शरीर में ऊर्जा पुनः आ जाती है और हम काम करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों में निकट का संबंध कैसे है। तो ऊर्जा से हमें शक्ति मिलती है और हमें जो है खाना खाने से और फिर हम कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसीलिए ऊर्जा और शक्ति का कार्य से संबंध है और हमेशा रहेगा। आगे लिखा भी है इसके बारे में, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव जो जीवित होते हैं, वो रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती हैं, मतलब वो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। इन गतिविधियों, क्रियाकलापों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं और इन प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। कुछ अन्य क्रियाकलापों जैसे खेलने, गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने तथा साइकिल चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब तक हमें ऊर्जा नहीं रहेगी तब तक हम ये सारा काम नहीं कर पाएंगे। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। कठिन क्रियाकलापों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम कोई कठिन काम करते हैं, जैसे एक मजदूर जब बहुत बोझल होता है तो उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जंतु भी क्रियाकलापों में जो है व्यस्त रहते हैं। जो जंतु होते हैं वो भी शिकार करते हैं, दौड़ते हैं। उदाहरण के लिए वे कूद या दौड़ सकते हैं। उन्हें जो है लड़ना पड़ता है, अपने शत्रुओं से दूर भागना पड़ता है, भोजन खोजना या आवास के सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। जानवर यही सब काम करते हैं। तो जब करेंगे तो उनके अंदर ऊर्जा भी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने, गाड़ी खींचने या खेत जोतने के लिए उपयोग में लाते हैं, जैसे बैल हो गया, भैंसा हो गया। ठीक है। कहीं कहाँ पे भैंसा और ऊँट का भी उपयोग करते हैं। घोड़ा गाड़ी होती है। इन सभी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर ऊर्जा नहीं होगी हमारे शरीर के अंदर या किसी जंतु के शरीर के अंदर तो वो काम नहीं कर सकता है, वो वर्क नहीं कर सकता। इसीलिए ऊर्जा का संबंध किससे होता है? कार्य से होता है। मशीनों के बारे में सोचिए। उन मशीनों की सूची बनाए जिनका उपयोग आप करते हैं। तो जो मशीन होती हैं, जो मशीन भी ऊर्जा से चलती है, जिसे हम लाइट कहते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो कोई भी मशीन नहीं चलेगी। तो मशीन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। इन्हें कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कुछ जो है इंजनों को पेट्रोल, डीजल की आवश्यकता होती है। क्यों होती? क्योंकि वो भी ऊर्जा देते हैं। सजीवों और मशीनों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती? क्योंकि वो वर्क करते हैं और काम करेंगे तो उनको ऊर्जा की आवश्यकता होगी ही। अब आते हैं कार्य क्या होता है। कार्य क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं, उनमें अंतर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आइए कुछ उदाहरणों पर हम विचार करते हैं। तो कार्य क्या होता है, इसके बारे में जब हम उदाहरण के साथ देखेंगे तो हमें समझ में और अच्छे से आएगा। लिखा है, कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं। तो कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है?
तो कमली परीक्षा की तैयारी कर रही है। एक इसमें कैरेक्टर लड़की का लाया गया है। वह अध्ययन में बहुत सा समय जो है व्यतीत करती है। वह पुस्तकें पढ़ती है, चित्र बनाती है, अपने जो है विचारों को सुव्यवस्थित करती है, प्रश्न पत्रों को एकत्रित करती है, कक्षाओं में उपस्थित रहती है, अपने मित्रों के साथ समस्याओं पर विचार विमर्श करती है तथा प्रयोग करती है। इन क्रियाकलापों पर वह जो है बहुत सी ऊर्जा जो है व्यय करती है। ठीक है। सामान्यतः बोलचाल में वह जो है कठोर काम कर रही है। यदि हम कार्य को वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो इस कठोर काम में बहुत थोड़ा कार्य सम्मिलित है। बहुत सारा काम इसमें कठोर नहीं है, कुछ काम जो है सरल है, लेकिन ऊर्जा तो आवश्यकता तो हर जगह होगी। आप एक बहुत बड़ी चट्टान को ढकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप कोई कठोर चट्टान को जब आप ढकेलते हैं तो बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं। मान लीजिए आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद चट्टान नहीं हिलती है, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा भारी है और हमारा वर्क उसके हिसाब से काम नहीं है। ठीक है। आप पूर्णतया थक चुके हैं, तथापि अपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन नहीं हुआ। तो आप जो चट्टान को आपने जब ज़्यादा बल लगा करके उसको धक्का दिया तो कठोर काम किया, लेकिन उस काम का कोई मतलब नहीं हुआ क्योंकि कोई परिणाम नहीं निकल के आया, क्योंकि उसका विस्थापन हुआ ही नहीं, पत्थर बिल्कुल हिला ही नहीं। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि कठोर काम करने के बाद भी कभी कभी वो काम नहीं होता है। उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। ऐसा बहुत सारा काम हम लोग करते हैं। आगे लिखा है, आप अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं। आप थक जाते हैं। आपने प्रयास किया है तथा अपनी बहुत सी ऊर्जा व्यय की है कि आप बोझे पर कुछ कार्य कर रहे हैं। हम विज्ञान में जिस प्रकार कार्य का शब्द का समझते हैं, अर्थ समझते हैं, उस रूप में उस स्थिति में कार्य नहीं किया गया है। ठीक है। क्योंकि बोझा हमने केवल सर पे रखा, हमने कोई कार्य नहीं किया, लेकिन एनर्जी तो खर्च हुई, क्योंकि हम थोड़ा देर के बाद क्या होगा, उसका वेट ज़्यादा होगा तो हम थक जाएंगे। ठीक है। आगे लिखा है, प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए आप सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत की ऊपरी मंजिलों पर पहुंच जाते हैं। आप एक ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ जा सकते हैं। वैज्ञानिक जो है परिभाषा के अनुसार इन क्रियाकलापों में बहुत सा कार्य निहित होता है। ठीक है। आगे लिखा है, अपने दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक या मानसिक परिश्रम को जो है कार्य समझते हैं। याद रखना, जब हम शारीरिक काम करते हैं उसको भी हम कार्य करते हैं, और जब हम मानसिक काम करते हैं उसको भी हम कार्य कहते हैं। जैसे कभी आप पढ़ाई करते हो तो जब पढ़ाई करते हैं तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वो हमारे शरीर का 60% ऊर्जा अकेले लेता है। इसीलिए देखा होगा जब कभी आप पढ़ते हैं तो बार बार भूख लगती है। तो जब पढ़ते हैं तो मानसिक परिश्रम होता है। जब मानसिक परिश्रम होता है तो ऊर्जा ज़्यादा व्यय होती है। इसीलिए हम पढ़ते समय कभी कभी हमें भूख भी ज़्यादा लगती है। आगे लिखा है, कुछ क्रियाकलापों जैसे मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को जो है गुनगुनाना, किसी चलचित्र को देखना, किसी समारोह में सम्मिलित होना भी को कभी कभी कार्य नहीं समझा जाता है। कार्य क्या होता है यह इस बात पर निर्भर है कि हम उसे कैसे परिभाषित करते हैं। विज्ञान में हम कार्य शब्द को भिन्न प्रकार से प्रयोग और परिभाषित करते हैं। इसे जानने के लिए आइए निम्न क्रियाकलाप को करते हैं। तो क्या क्रियाकलाप के माध्यम समझ सकते हैं कि कार्य क्या होता है। लिखा है, उपरोक्त अनुच्छेद में हमने अनेक ऐसे क्रियाकलापों पर चर्चा की जिन्हें प्रायः हम अपने दैनिक जीवन को कार्य मानते हैं। इनमें से प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे, किस वस्तु पर कार्य किया गया है, वस्तु पर क्या घटित हो रहा है, और कौन जो कार्य कौन या क्या कर रहा है। अब ऐसे अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तब हमें समझ में आएगा कि वो जो है कार्य की सही परिभाषा क्या होती है। ठीक है। तो उसी चीज़ को अब आगे उसी क्वेश्चन का आगे उत्तर दिया गया है। तो लिखा है यहाँ पे, कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। तो उसी चीज़ की यहाँ परिभाषा बताई गई है कि विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते और परिभाषित करते हैं, या समझने के लिए आइए कुछ जो है स्थितियों पर हम विचार करें। किसी सतह पर रखे एक गुटके को ढकेलें। गुटका कुछ दूरी तक तय करता है। आपने गुटके पर कुछ बल लगाया जिससे गुटका विस्थापित हो गया। इस स्थिति को हम में कार्य हुआ है, क्योंकि वो जो है दूर गया है इसलिए कार्य हुआ है। ठीक है। जैसे लेकिन हम एक दीवार को ढकेलते हैं, दीवार अगर वो नहीं हिलेगी तो कार्य नहीं हुआ है, विज्ञान ये कहता है। तो जुगर मान लीजिए कोई चीज़ है, हम कार्य उसे कहते हैं जब हम किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इसको भी हम कार्य की परिभाषा में
शामिल करते हैं क्योंकि वो चीज़ विस्थापित होती है। आगे लिखा है, एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली कुछ दूर तक चलती है। लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और यह विस्थापित हुई, इसलिए कार्य किया गया। तो विस्थापित हो गई इसलिए उसको हम कार्य मान लेते हैं। आगे लिखा है, एक पुस्तक को किसी ऊंचाई पर तक उठाइए। ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। पुस्तक ऊपर उठती है, पुस्तक पर एक बल लगाया गया यह तथा पुस्तक गतिमान हुई, इसलिए कार्य किया गया। तो गतिमान हुई पुस्तक, ऊपर हमने उठाया, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। ये परिभाषा वैज्ञानिक तरीके से बताई गई है। उपरोक्त स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। क्या क्या? वस्तु पर कोई बल लगाना चाहिए पहला, और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल विस्थापित होकर के वो जाने लगती है, तब हम उसको कहते हैं कार्य कहते हैं। ये विज्ञान की भाषा में है। ठीक है। आगे लिखा है, यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया है, ये माना जाएगा। अब इसको याद रखना अच्छे से कि कार्य की परिभाषा में दो चीज़ें आती है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला है वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और दूसरा वस्तु का विस्थापित होना चाहिए। अगर एक दीवार है और दीवार पर कोई जो है बल लगा रहा है तो वो जो है विस्थापित नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो जो है कार्य नहीं माना जाएगा। ये याद रखना आप लोग। ठीक है। यहाँ लिखा है, यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती है, कार्य नहीं किया गया है। विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं। तो विज्ञान में हम कार्य की परिभाषा को इसी दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसमें विस्थापन हो रहा हो, बल लग रहा हो, हम उसको कार्य मानेंगे। उसको कार्य नहीं मानेंगे कि एक हम दीवार को ढकेलते रहें, बल लगा कर दीवार नहीं हिलेगी, तो उसे हम कार्य नहीं मानेंगे। आगे लिखा है, एक बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है। गाड़ी चलती है, गाड़ी पर एक बल लग रहा है तथा गाड़ी कुछ दूर चली। क्या आपके विचार में इस स्थिति में कार्य किया गया है? तो बिल्कुल कार्य किया गया है। ठीक है, क्योंकि गाड़ी विस्थापित हुई है बल लगाने पर। क्रियाकलाप देखते हैं। लिखा है, अपने दैनिक जीवन की कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए, इनमें कार्य सम्मिलित हो। उसकी सूची बनाइए, अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए। मतलब एक तरह से होमवर्क दिया गया है बच्चों को, ठीक है, समझने के लिए। आगे लिखा है, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, ये क्या होता है? लिखा है, विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसे समझने के लिए पहले हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो। मान लीजिए कि किसी वस्तु पर एक नियत बल F कार्य करता है और मान लीजिए वस्तु बल की दिशा में S दूरी विस्थापित हुई है। मान लीजिए W किया गया कार्य है। कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो किया गया कार्य जो है वो बल और गुणे विस्थापन, इसी से हम जो है कार्य की परिभाषा का हमें पता चलता है। यही कार्य की परिभाषा है। अब इसको आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो याद रखना, जब तक हम बल नहीं लगाएंगे और बल लगाने के बाद वो वस्तु विस्थापित अगर नहीं होगी तो उसे हम कार्य नहीं मानेंगे। तो कार्य की परिभाषा का सबसे सटीक जो है परिभाषा यही है, बल गुणे विस्थापन। इसी से हमें कार्य की परिभाषा का पता चलता है। जैसे यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, जब इसको यहाँ से बल लगाया गया, फोर्स लगाया गया, ये विस्थापित हो गई, तो ये कार्य माना जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, एक अन्य स्थिति पर विचार करें जिसमें बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में है। यह बच्चा किसी खिलौना कार को जो है यहाँ पर क्या खींच रहा है, धरती के समानांतर खींच रहा है। बच्चे ने कार के विस्थापन की दिशा में बल लगाया। इस स्थिति में किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। इस प्रकार की स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक माना जाएगा। तो जब गाड़ी को एक बच्चा खींच रहा है तो ये बल लगा के खींच रहा है और ये गाड़ी जो इधर से यहाँ पे मूव कर रही है, इसको विस्थापन कहेंगे, तो इसको भी कार्य माना जाएगा। ये भी याद रखना, क्योंकि यहाँ कार्य धनात्मक हो रहा है। अब हम लोग ऊर्जा की बात करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने कार्य को जाना, अब हम लोग ऊर्जा के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन पर दिन बढ़ रही है। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा
प्राकृतिक स्रोत है। कौन? सूर्य है। हमारे ऊर्जा के बहुत से स्रोत सूर्य से जो है व्युत्पन्न होते हैं। हम परमाणुओं के नाभिक से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से तथा ज्वार भाटे से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे विद्युत उत्पादन होता है। नाभिकीय भट्टी से भी विद्युत उत्पादन होता है, ऊर्जा मिलती है। क्या आप ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में सोच सकते हैं? बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे पवन ऊर्जा, जल विद्युत, कोयला से ऊर्जा, पेट्रोल से, डीजल से, सबसे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, या क्रियाकलाप पे ध्यान देते हैं। लिख रहा है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हमें समझ में आते हैं। लिखा है ऊर्जा के कुछ स्रोतों को ऊपर दिया गया है। ऊर्जा के अनेक अन्य स्रोत भी हैं, इनकी सूची बनाइए, बच्चों को बताया गया, मैंने आपको बता दिया है। छोटे समूहों में विचार विमर्श कीजिए कि किस प्रकार ऊर्जा के कुछ स्रोत सूर्य के कारण हैं। क्या ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जो सूर्य के कारण नहीं हैं? तो पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ठीक है, कोयला, ठीक है। आगे लिखा है ऊर्जा शब्द का प्रयोग प्रायः हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित और परिशुद्ध अर्थ होता है। तो ऊर्जा का शब्द का अर्थ हम हर जगह जो है दैनिक जीवन में अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं, लेकिन विज्ञान में इसका उपयोग जो होता है वो अलग तरीके से होता है। आइए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद इस जो है स्थित विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं, तब उसमें कार्य करने की क्षमता समाहित क्या हो जाती है? उसमें हो जाती है। अपने अवश्य ही देखा होगा कि ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है, क्योंकि वो अंदर चला जाता है। इसी तरह से हमने बच्चों को खिलौना, जैसे खिलौना कार में चाबी भरते भी देखा है, और जब यह खिलौना किसी फर्श पर रखा जाता है तो यह गति करने लगता है, क्योंकि हम उसमें ऊर्जा के रूप में, चाबी के रूप में ऊर्जा भर देते हैं। जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। यदि हम गुब्बारे को कम बल लगाकर दबाते हैं तो बल को हटाने पर यह अपनी मूल आकृति में वापस आ जाता है, किंतु यदि हम गुब्बारे को अधिक बल से दबाएं तो यह विस्फोटक ध्वनि करते हुए फट भी सकता है। ऐसा बहुत बार होता भी है। इन सभी उदाहरणों में वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती हैं। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, तो वहाँ कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये ऊर्जा की सबसे सटीक परिभाषाओं में से एक है, इसको बहुत अच्छी से यहाँ बताया गया है। आगे लिखा है किसी वस्तु में यदि ऊर्जा है तो वह कैसे कार्य करती है। कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह जो है दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। तो यहाँ पहले क्वेश्चन पूछा गया है और फिर उसी का उत्तर यहाँ पे दिया गया है। लिखा है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। लिखा है किसी वस्तु में यदि ऊर्जा है तो वह यह कैसे कार्य करती है। तो उसका उत्तर कैसे दिया गया? कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में हस्तांतरित हो जाती है। दूसरी वस्तु जो है कोई कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है, इसीलिए कुछ कार्य कर सकती है, और इस प्रकार यह गति में आ जाती है। जब हम ऊर्जा से बल लगाते हैं तो ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है, ऊर्जा संरक्षण का नियम यही होता है। ठीक है, ऊर्जा कभी एक से दूसरे में परिवर्तित होती है। तो वहाँ पर जब हम बल लगाते हैं तो एक से दूसरे में क्या हो जाती है? वो परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है। तो जिसमें ऊर्जा होती है वो उसके अंदर कार्य करने की क्षमता होती है, ये बात याद रखना। आगे लिखा है इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, अर्थात जूल। तो ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल होता है। ये बात याद रखना, कार्य और ऊर्जा का जो है संबंध जो है एक जो है बहुत ही नज़दीक का होता है। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा जो है 1 जूल होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किलो जूल का भी उपयोग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो जूल
और किसका मात्रक है, तो जूल जो है याद रखना ये ऊर्जा का भी है और कार्य का भी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, अब बात करेंगे ऊर्जा के रूप क्या होते हैं। तो सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा सम्मिलित है। तो ऊर्जा जो है याद रखना विभिन्न रूपों में ये पाई जाती है, इसको याद रखना, ये अलग अलग रूपों में इसको हम जानते हैं। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पर गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग एक जो है क्रियाकलाप के माध्यम से, लेकिन पहले हम यहाँ एक जानकारी पढ़ लेते हैं। लिखा है जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक प्रतिभाशाली ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। वह अपने विद्युत तथा ऊष्मा गतिकी के अनुसंधानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। अन्य विचारों के अतिरिक्त उन्होंने विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में नियम बनाया और उन्होंने ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया, इसीलिए उन्हीं के नाम पर जूल हो गया। ठीक है, और ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यक के मान की खोज की। ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक का नाम जूल इन्हीं के सम्मान में रख दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम को जो है प्रयोगशाला में जो है काफ़ी जो है करके इन्होंने जो है ख्याति प्राप्त की। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है गतिज ऊर्जा। एक भारी गेंद लीजिए, इसे रेत की मोटी परत पर गिराइए। गीले रेत की सतह जो है अच्छा कार्य करेगी और गेंद को रेत पर लगभग 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराइए। गेंद रेत में एक गर्त गड्ढा बना लेती है। ठीक है, जब हम कोई जो है गड्ढे में गिराते हैं रेत को तो गड्ढा बना लेगी। ठीक है, वो क्या कहते हैं गोले को, गेंद को। इस क्रियाकलाप को 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 1.5 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिरा करके दोहराइए। सुनिश्चित कीजिए कि सभी गर्त सुस्पष्ट दिखाई दें। गेंद को गिराने की ऊंचाई के अनुसार सभी गर्तों पर निशान लगाइए, उनकी गहराइयों की तुलना करें। तो याद रखना जैसे जैसे हम ऊंचाई से गड्ढा अलग अलग, मतलब वो जो गेंद को, जैसे मान लिया गेंद है यहाँ, ठीक है, ये आपका ये धरातल है बालू का है, और यहाँ गेंद जब हम अलग अलग ऊंचाई से गिराएंगे तब उस गड्ढे का आकार और वो संरचना अलग अलग हो जाएगी। ये गड्ढा की संरचना अलग रहेगी, इस गेंद की गड्ढे की संरचना अलग रहेगी और इसकी अलग रहेगी। उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। आगे लिखा है इनमें से कौन सी गर्त सबसे अधिक होगी। जो सबसे ऊंचाई से गिरेगी उसकी गर्त, उस गड्ढा काफी गहरा बनेगा। कौन सा गड्ढा सबसे अधिक उथला होगा, जो सबसे नीचे, जो सबसे कम नीचे से गिरेगा। ठीक है, ऐसा क्यों, गेंद ने किस कारण से गहरा गड्ढा बनाया, क्योंकि जब ऊंचे से गिरेगी तो उसकी गति तेज रहेगी, जब गति तेज रहेगी तो गड्ढा ज्यादा गहरा बनेगा। ठीक है, दूसरे क्रियाकलाप की ओर चलते हैं। लिखा है 11.5 के अनुसार उपकरण सुसज्जित कीजिए। एक ज्ञात द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके को, यहाँ पे उसको दिखाया भी गया है। ठीक है, ये लकड़ी गुटका है, इसको दिखाया गया है। ट्रॉली के सामने किसी सुविधाजनक निश्चित दूरी पर रखिए। पल्ले पर एक ज्ञात द्रव्यमान रखिए जिससे कि ट्रॉली गतिमान हो जाए, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया, जिससे अगर हम यहाँ कुछ रखते हैं और जब यहाँ से ये ज़्यादा भार का होगा तो ये नीचे की ओर जाएगा, जब तो गाड़ी यहाँ से चलना शुरू कर देगी, तो यहाँ से बल लगना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो उसी चीज़ को बताया गया, ये भी गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है। तो गुटका जो है विस्थापित होने लगेगा। ये जितने गुटके हैं ये सब जो है क्या होंगे, ये भी विस्थापित होने लगेंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। एक तेज चलती वस्तु अपने सदृश अपेक्षाकृत धीमी चलती है हुई वस्तु से अधिक कार्य कर सकती है। एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर सकते हैं। गोली लक्ष्य को कैसे भेज सकती है। बहती हुई हवा पवन चक्की की जो है पंखुड़ियों को कैसे घुमा सकती है। गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है। तो जो चीज़ें गतिशील होती हैं उसमें भी ऊर्जा होती है। तो पवन चक्की जब हवाएं चलती हैं और हवा जब जो है पवन चक्की को घुमा देती है तो उससे क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। तो उसमें गतिज ऊर्जा छुपी हुई है। ठीक है, गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी,
बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है। संक्षेप में किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे चाल बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। आगे लिखा है किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण जो है कितनी ऊर्जा निहित होती है। परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर उस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। अब इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। जितना वेग होगा उतनी गतिज ऊर्जा उसके बराबर होगी। आइए अब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। मान लीजिए कि m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है, ठीक है। कोई मतलब द्रव्यमान की वस्तु और एक समान जो है क्या है, गतिशील है वेग से। अब मान लीजिए कि जब इस पर एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में लगता है तो वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो जाती है, ठीक है। तो उसे क्या होगा कि किया गया कार्य जो है WFS के बराबर है। वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा और मान लीजिए कि उसका वेग u से b हो जाता है, तो मान लीजिए कि उत्पन्न हुई जो है त्वरण का मान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इसी चीज को मतलब बताया गया है कि कैसे गतिज ऊर्जा को हम यहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं। करेंगे स्थितिज ऊर्जा की। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, एक रबड़ बैंड मतलब एक रबड़ का छल्ला लीजिए, इसके एक सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे से खींचिए, तो छल्ला खींच जाता है। छल्ले के एक सिरे को छोड़िए तो क्या होगा, वो दूसरी जगह पे वापस लौट आएगा, ठीक है। तो ये इसको हम कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण यहाँ दिया गया है, छल्ला अपनी प्रारंभिक लंबाई प्राप्त करने का क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। स्पष्ट है कि छल्ले से अपनी खींची गई वो स्थिति में कुछ ऊर्जा जो है उपार्जित कर लेती है और खींचने पर यह ऊर्जा किस प्रकार उपार्जित कर लेती है, तो वहाँ पे वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। हम लोग दूसरे क्रियाकलाप पे देखते हैं। लिखा है एक सिलीकी लीजिए, निम्न चित्र में दर्शाए अनुसार अपने मित्र से इसके एक सिरे को पकड़ने के लिए कहिए। आप दूसरे सिरे को पकड़िए और अपने मित्र से दूर चले जाइए। तो खींचते हुए क्या होगा, ये बढ़ती चली जाएगी, तो इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा छुपी होती है। अब आप सिलिकी को छोड़ दीजिए, क्या होता है, तो खींचने पर सिलिकी ने किस प्रकार ऊर्जा अर्जित की है, तो ये भी स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। आगे लिखा है एक खिलौना कार लीजिए, उसमें चाबी भरिए, कार को जमीन पर रखिए, कार ये चलती है, ठीक है। मतलब ये क्या ये चलती है, तो बिल्कुल चलेगी। इसमें ऊर्जा कहाँ से जो है उपार्जित होती है, तो ये भी स्थितिज ऊर्जा होती है जो उसके अंदर चाबी भरने से उत्पन्न होती है, वो भी उसमें बताया गया है। तो ये सब सारे उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसी का यहाँ पे एक उत्तर दिया गया, लिखा है उपरोक्त परिस्थितियों में वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। जब हम चाबी भरते हैं तो खिलौने में गाड़ी में उसमें ऊर्जा क्या हो जाती है, वो संचित हो जाती है। किसी वस्तु को हस्तांतरित की गई ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। यदि यह वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आती है, वस्तु जो है कार्य करने के लिए जो है स्थिति प्राप्त कर लेती है, ठीक है। आगे लिखा है जब आप किसी रबड़ बैंड को खींचते हैं तो आप कुछ ऊर्जा हस्तांतरित करते हैं। बैंड में हस्तांतरित की गई ऊर्जा उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है। जो हम रबड़ बैंड को खींचते हैं, किसी खिलौना कार से चाबी भरते समय आप कार्य करते हैं, इसके अंदर कमानी में हस्तांतरित की गई ऊर्जा कैसी ऊर्जा होती है, तो ये भी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण जो है प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जो उसमें छुपी होती है। और जब हम चाबी भरते हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त करती है और गाड़ी चलने लगती है और उससे जो है कोई रबड़ बैंड भी खींच जाता है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है उसे क्या कहते हैं, हम स्थितिज ऊर्जा के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि उसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खींचता है, जब हम कुछ उठाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के हम विपरीत काम करते हैं।
इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब इसके माध्यम समझ सकते हैं कि गुरुत्वीय जो है स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के जो है व्यंजक को ज्ञात करना क्या होता है, एक सरल होता है। यहाँ पे इस जो है चीज के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है इसको। ठीक है, आगे लिखा है एक m द्रव्यमान की वस्तु के बारे में विचार कीजिए। यहाँ पर एक जो है m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। ठीक है, आगे लिखा है मान लीजिए इसे धरती से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है। ऐसा करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर अर्थात mg है। वस्तु में इस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। ज्ञात कीजिए कि मान लीजिए कि वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W है, तब किया गया जो कार्य होगा वो बल गुणे विस्थापन होगा। ठीक है, अब इसी से आपको ये पता चल गया होगा कि जो भी हम कार्य कर रहे होंगे वो बल गुणे विस्थापन के आधार पर ही होगा, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो और चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये क्या कहता है, तो क्रियाकलाप जो है जो हमने देखा है उसमें हमने सीखा है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। इस प्रक्रिया में निकाय की कुल ऊर्जा का क्या हुआ है। ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा न केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही ये विनाश हो सकती है। तो याद रखना ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसके हम विनाश कर सकते हैं। तो ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, ना कि वो उत्पन्न होती है। इस बात को अच्छे से याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव जो है अचर रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरों पर मान्य होती है। ये बात याद रखना। ठीक है, तो याद रखना ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही विनाश। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होती है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कार्य करने की दर क्या होती है। क्या हम सब एक ही दर से कार्य करते हैं? नहीं, सबके कार्य करने की दर अलग होती है। क्या मशीनें ऊर्जा का उपयोग और रूपांतरण समान दर से करती हैं? नहीं, सबकी अलग अलग दर होती है, अलग अलग काम होता है। अभिकर्ता एजेंट जो ऊर्जा रूपांतरण करते हैं विभिन्न दरों से कार्य करते हैं। आइए इसे हम निम्न क्रियाकलाप से समझते हैं। इसको हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझें तो दो बच्चे मान लीजिए ए और बी के बारे में विचार कीजिए, मतलब के बारे में मान लीजिए कि दोनों का द्रव्यमान समान है, मतलब दोनों का जो द्रव्यमान है वो समान है। दोनों रस्से पर अलग अलग चढ़ना प्रारंभ करते हैं। दोनों जो है 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। मान लीजिए कि इस कार्य को करने में जो ए है आपका उसे 15 सेकंड का और बी को 20 सेकंड लेता है। मतलब 8 मीटर की अगर लंबाई चढ़ना हो तो ए को लगा कितना 15 सेकंड और बी को लगा 20 सेकंड। प्रत्येक बच्चे द्वारा किया गया कार्य कितना है? किया गया कार्य समान है, तथापि ए ने कार्य करने के लिए बी की अपेक्षा कम समय लिया। किस बच्चे ने किए गए समय मान लीजिए 1 सेकंड में अधिक कार्य किया है? ठीक है, तो 1 सेकंड में अधिक कार्य किसने किया है? तो ये किसने किया? ए ने किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस तरह से जो कार्य और जो है समय का जो मैथ क्वेश्चन निकाले जाते हैं वो भी इसी से सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए हुए कार्य को अपेक्षाकृत कम समय में पूरा कर लेता है। अधिक शक्तिशाली वाहन कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा हमें किसी यात्रा को कम समय में पूरी करा सकता है। हम मोटर बाइक और मोटर कार जैसे मशीनों की शक्ति के बारे में बात करते हैं। इन वाहनों के वर्गीकरण का आधार यह है कि कितनी तेजी से ऊर्जा परिवर्तन या कार्य करते हैं। ठीक है, ऊर्जा किए गए कार्य जो है कितना करते हैं। शक्ति दिए गए कार्य की ऊर्जा मतलब गति को मापती है। तो शक्ति क्या होती है? वो कार्य की गति को मापती है, अर्थात कार्य कितनी शीघ्रता या देरी से किया गया है। शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है, कार्य करने की दर
तो शक्ति की परिभाषा भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लेना। तो लिखा है कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यदि कोई अभिकर्ता एजेंट टी समय में W कार्य करता है तो शक्ति का मान होगा शक्ति बराबर जो है कार्य बटा समय। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से माप सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है शक्ति का मात्रक वाट होता है और इसका प्रतीक W होता है। इसका मात्रक जेम्स वाट जो है इन्होंने ही में सम्मान में रखा गया था, तो इसका जो है जेम्स वाट का सम्मान रखा गया, इसलिए शक्ति का जो मात्रक होता है उसे हम वाट कहते हैं। 1 वाट उस अभिकर्ता एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि यदि ऊर्जा के उपयोग की दर जो है 1 जूल हो तो शक्ति 1 वाट होगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, इसको आप याद रखना, ये भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है हम ऊर्जा रूपांतरण की उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त करते हैं। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 kg मतलब जो है किलोवाट बराबर 1000 वाट या मतलब 1000 जूल हो गया। ठीक है, लिखा है किसी अभिकर्ता एजेंट की शक्ति समय के साथ बदल सकती है। इसका अर्थ यह है कि अभिकर्ता विभिन्न समय अंतरालों की विभिन्न दरों से कार्य कर सकता है, इसीलिए औसत शक्ति की अवधारणा लाभप्रद है और औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल किए गए समय के से जो है विभाजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें जो है शक्ति की परिभाषा की भी हमें जानकारी मिल गई है। ठीक है, हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, तो लिखा है किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिणाम व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है। कार्य का मात्रक जूल है, अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर होता है। किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य 0 होगा। ठीक है, क्योंकि वो जब तक वो विस्थापित नहीं होगा, जब तक वो मूवमेंट नहीं होगा, तब तक उसे हम कार्य नहीं मानते हैं। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो यह कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, तो दोनों का मात्रक जूल होता है। आगे लिखा है किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। b वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है क्या होगी 1/2 mv² के बराबर होती है। वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और पृथ्वी के तल से h ऊंचाई पर उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु को हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, मैंने पढ़ा था। आगे लिखा है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर या परिवर्तन हो सकता है, उसकी ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश। तो ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को हम उसका विनाश कर सकते हैं। रूपांतरण के पहले या रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव जो है क्या रहती है, अचर रहती है। प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाओं के योग को उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। तो कार्य करने की जो दर होती है उसे हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट के दर से 1 घंटे में वेग ऊर्जा का 1 किलोवाट बराबर क्या होगा, क्या होगा 1 जो है किलोवाट जो है आवर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने बता दिया है। आप इसको जो है चैनल को वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।